आपदा प्रबंधन यानी एईसी पेपर डिजास्टर मैनेजमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूस्खलन क्या है, इसके कारण बताना है, इसके प्रभाव बताना है, साथ ही साथ इसके रोकथाम के लिए आप क्या क्या उपाय करोगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिखिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले भूस्खलन होता क्या है। आपको दो चीज़ नज़र आ रहा है, एक तो यहाँ पर आपको भू लिखा हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर अस्खलन लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसका यहाँ पर संधि विच्छेद मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक यूज करके बता रहा हूँ। भू का मतलब हो गया पृथ्वी। अब पृथ्वी में चट्टान भी होती है, आपका पहाड़ भी होता है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो पृथ्वी स्खलन का मतलब खिसकना। तो अगर पृथ्वी खिसकती है, ठीक है, तो पृथ्वी खिसकाने का पावर हमारे अंदर तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक प्राकृतिक घटना है, यानी ईश्वर के द्वारा ही ये सारा कुछ हो सकता है। प्रकृति के द्वारा अगर पृथ्वी का कोई हिस्सा खिसक जाता है उसे ही भूस्खलन कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा या फिर घटना है जिसमें भूमि क्षेत्र का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर खिसकना या फिर गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव या फिर चट्टान गिरने की घटना शामिल होती है। हमने आपको वही चीज़ बताया, अगर मान के चलिए एक स्थान से दूसरे स्थान भूभाग का कोई भाग खिसक जाता है या फिर गिर जाता है, या कोई पथरीला भाग भी इस तरीके से गिर जाता है या खिसक जाता है, या फिर मिट्टी का बहाव भी होता है, मिट्टी बहने लगती है अचानक, ठीक है, या फिर चट्टानें गिरने लगते हैं, ये सारी घटना भूस्खलन के अंडर ही होता है, ठीक है, उसी में शामिल होता है। भूस्खलन से जन धन दोनों की हानि होती है, यानी जान की भी और माल की भी दोनों की हानि होती है, जिसकी औसत गति 260 फीट प्रति सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में 260 फीट आपका जमीन खिसकता है, भूस्खलन होता है। भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण बल, नदियों द्वारा किए जाने वाले कटाव, वनों की कटाई, गलत कृषि प्रणाली आदि कारणों से होता है। भूस्खलन कैसे कैसे होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से आखिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आपने इसके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पृथ्वी जिस बल से किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इसके अलावा नदियों द्वारा किए जाने वाले कटाव, नदी इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से बहती है, तो नदियों के किनारे पहाड़ रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े चट्टान भी रहते हैं पहाड़ों में। तो यहाँ पर नदी इस तरीके से जब बहती है किनारे में, तो यह क्या करती है, मिट्टियों को काट कर चले जाती है, यानी बहा देती है, जिस कारण से भी भूस्खलन होता है। इसके अलावा वनों की कटाई, आप लोग कहीं कहीं पर देखते होंगे जहाँ पर पेड़ लगे होते हैं या फिर घास भी लगे होते हैं, पेड़ तो छोड़िए घास भी अगर लगे होते हैं, वहाँ की मिट्टी बहती नहीं है वर्षा के पानी से, और जहाँ पर पेड़ या फिर घास नहीं लगी रहती है वहाँ पर मिट्टी बहकर चली जाती है। तो पेड़ कटने के कारण भी आपका भूस्खलन होता है। आगे देखिए, गलत कृषि प्रणाली के कारण भी होता है, गलत तरीके से आप अगर खेती कर रहे हो उस कारण से भी भूस्खलन होता है, जिससे मानव व अन्य सभी जीवों को भारी नुकसान होने की संभावनाएं होती है भूस्खलन में। अब हम लोग समझेंगे भूस्खलन के कारण, किस किस कारणों से भूस्खलन होता है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है आपका, सबसे पहला रीजन अपक्षय या फिर इसको अपर्दन भी बोला जाता है। अपक्षय या फिर अपर्दन का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जिन चट्टानों में खनिज पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है, यानी ऐसे भी चट्टान होते हैं जिसमें खनिज पदार्थ की जो मात्रा है वह अधिक पाई जाती है, जैसे झारखंड के इलाके में आपका कोयला पाया जाता है, ठीक है, तो उन चट्टानों में अपक्षय या फिर अपर्दन की क्रिया अधिक अपनाई जाती है। चट्टानों में अधिक अपक्षय या फिर अपर्दन की क्रिया की वजह से उन चट्टानों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है और चट्टानों पर धूप पड़ने पर वह सूखने लगती है और नीचे की ओर खिसकने लगती है। इसके अलावा अपक्षय या अपर्दन से भूमि कच्ची पड़ जाती है, जिससे उसमें भूस्खलन की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। चट्टानों में भूस्खलन का यह प्रमुख कारण है। समझिए यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये क्या बोलना चाह रहा है। आप लोग कहीं देखे होंगे कि कोयले की कटाई में क्या होता है, बहुत मात्रा में गड्ढे किए जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि उसमें तेज़ वर्षा हो रही है, साथ ही साथ धूप भी पड़ रहा है, और जिस कारण से जो चट्टानें होती है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं, कहीं ना कहीं वह टूटने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं क्षय होने लगते हैं, उसी को अपक्षय बोला गया या फिर अपर्दन, ठीक है। ऐसी क्रिया जिसमें मिट्टी कटती है या चट्टानें टूटती है उसी को ही अपर्दन बोला जाता है। तो क्या होता है कि उस माइनिंग के द्वारा, उस खुदाई के द्वारा, उस खनन के द्वारा क्या हो रहा है कि वहाँ पर चट्टानों में वर्षा भी हो रही है और साथ ही साथ धूप भी पड़ रहा है, जिस कारण से चट्टानें कमज़ोर हो रही है और उसका अपर्दन हो रहा है, और उस कारण से भी आपका भूस्खलन होता है। तो यही चीज़ आपका ये पैराग्राफ बता रहा है। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में आपको क्या लिखना है, तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी भूस्खलन होने की संभावनाएं रहती है। खड़ी और बड़ी चट्टानों में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण इन चट्टानों में भूस्खलन हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका सड़क है, ठीक है। अब इस सड़क के किनारे एक बड़ा सा पहाड़ है।
अब इसी पहाड़ में एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। तो बड़ा सा पत्थर यहाँ पर लटका हुआ है और इधर तो आपका पहाड़ का सहारा है इस साइड में, लेकिन इस साइड में कोई सहारा नहीं है, इधर नीचे सड़क है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो धरती का गुरुत्वाकर्षण है वह कहीं ना कहीं इस पत्थर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है एक बल से, जिस कारण से भी यह पत्थर जो है वह नीचे गिर सकता है, यानी भूस्खलन हो सकता है। तो ये भी कारण है, यानी गुरुत्वाकर्षण भी एक रीज़न है जिस कारण से भी भूस्खलन हो सकता है। आगे देखिए, वनों का कटाव, यानी वन के कटने से भी भूस्खलन होता है। जैसे कि जंगल में आप देखते होंगे जो पहाड़ है, ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ पर जैसे ही जंगल कट जाते हैं, पेड़ पौधे कट जाते हैं, तो उसकी जो मिट्टी है वह वर्षा के बहाव के कारण वह धीरे धीरे कटने लगती है, मिट्टी बहने लगती है और धीरे धीरे जो पहाड़ ऊंचा था वह कहीं ना कहीं नीचा इस तरीके से दिखाई देने लगता है। इसका रीज़न क्या है, वह धीरे धीरे अपर्दन होने लगती है, वहाँ की चट्टानें, वहाँ की मिट्टी बहने लगती है और जिस कारण से जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं फिर चट्टानें होते हैं, मिट्टी के बहाव के कारण उसका भी भूस्खलन हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, वनों के अत्यधिक कटाव भूस्खलन का एक प्रमुख कारण है, यानी सबसे मेन रीज़न बता दिया है। आपको वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, इससे भूस्खलन बहुत तेज़ी से होता है। वनों के अत्यधिक कटाव से भूमि धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है, जिसमें उसमें अचानक या धीरे धीरे मिट्टी का कटाव होने लगता है, जो चीज़ मैंने आपको अभी बताया, जिसे भूस्खलन कहा जाता है। और उस कारण से भी पृथ्वी का या पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अचानक गिर जाएगा सड़क पर या अंदर ही धंस जाएगा, ठीक है। वृक्षारोपण भूस्खलन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। जिस स्थान पर वनों की संख्या अधिक होगी उस स्थान पर भूस्खलन की संभावनाएं सबसे कम होती है, यानी भूस्खलन नहीं होता है जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं। आगे देखिए, भूकंप भी सबसे प्रमुख कारण है भूस्खलन का होना। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, किसी निश्चित क्षेत्र को आंतरिक रूप से प्रभावित कर देता है। ये जो भूकंप है वह किसी निश्चित क्षेत्र को, कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अंदरूनी रूप से, ठीक है, आंतरिक रूप से वह प्रभावित कर देता है। यह विवर्तनकी बलों के साथ जुड़ जाता है। भूकंप भूस्खलन का कारण है क्योंकि भूकंप से होने वाले कंपन से भूमि इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि उसमें कटाव या अपर्दन होने लगता है, जिनसे विशाल रूप में भूस्खलन हो सकता है और उससे ही एक विशाल भूस्खलन भी बोला जाता है। इसमें आपको क्या लिखना है कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी का जो भाग है वो कंपन करता है और जिस कारण से भी आपका भूस्खलन होता है। अगर आप इतना भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका निर्माण कार्य में क्या लिखना है, तो मानव अपनी सुविधा के लिए प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहा है, अपनी सुविधा के लिए कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन कर रहा है, उसका गलत उपयोग कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। परंतु इन कार्यों से प्रकृति, अन्य जीवों एवं स्वयं मानव को भी बहुत हानि हो रही है। यानी ये जो काम कर रहे हैं, खास करके अभी झारखंड की अगर बात करें, माइनिंग बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। छत्तीसगढ़ अगर जंगल की बात करें, माइनिंग के लिए उस जंगल को काटा जा रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मनुष्यों का एक लालच है, जिस कारण से बड़े बड़े पहाड़ हैं वो भी आपका भूस्खलन का रूप ले सकता है। या फिर ज़्यादा अगर वर्षा होगी जहाँ पर पूरे जंगल काट दिए जाएंगे तो वहाँ की ज़मीन भी धंस सकती है अंदर की ओर। तो ऐसी घटना भी आप लोग सोशल मीडिया में सुने भी होंगे, आए दिन आप देखते भी होंगे। और मानव निर्माण में क्या क्या कार्य हो सकते हैं, आपका तो माइनिंग भी हो सकता है, साथ ही साथ रेल व सड़क निर्माण। देखिए, आप लोग अभी देखते होंगे बहुत सारे हाईवे बन चुके हैं, लेकिन उस हाईवे को बनने में कितने जंगल को काटा गया ये आप नहीं देख रहे हो, पूरा जंगल उड़ा दे रहा है। जबकि भारतीय संविधान में ये मेंशन है कि जितना जंगल, चाहे सरकार चाहे कोई भी व्यक्ति अगर जंगल को काटेंगे उतना ही जंगल कहीं पर यानी पेड़ लगाएंगे। लेकिन आप ही बताइए, कोई माइनिंग करते हैं जो कंपनी वाले, या फिर कोई भी अगर सरकार भी अगर सड़क बनाती है, कहीं पर क्या वो पेड़ लगाते हैं? बिल्कुल ऐसा काम नहीं करते हैं। वो प्राइवेट कंपनियों के गुलाम है। बस किसी तरीके से कंपनियों का जो सामान है, खास करके झारखंड में कोयला का आवाजाही के लिए सुविधा मिल जाए, बाकी जंगल भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो रेल व सड़क निर्माण, जिसके लिए वह भूमि कटान आवश्यक है, यानी भूमि का काटना आवश्यक है। भूमि के कटान से भूमि कच्ची पड़ जाती है, जिसकी वजह से भी भूस्खलन की घटना होती है। आगे देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से एक मैग्मा निकलती है। मैग्मा किसे कहते हैं? जो चट्टान होती है वो पिघली हुई रहती है, गर्म लावे के जैसा। तो इस कारण से भी भूस्खलन हो सकता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए कंपन से, यानी जब ये विस्फोट होता है तो उससे कंपन होता है पृथ्वी पर। जब निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमि नीचे की ओर सरकने या फिर कटने लगती है तो इसे भूस्खलन कहा जाता है। कहने का मतलब है जैसे लावा निकलती है, अचानक ये धड़ाम से यहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिस कारण से ये किनारे वाले जो पृथ्वी है, भूभाग है, ये क्या करते हैं? खिसकने लगते हैं, और इस कारण से भी आपका भूस्खलन होता है। आगे देखिए, जलवायु। जलवायु में क्या आपका, तो देखिए भूस्खलन होने के कारणों में जलवायु, जिसमें वर्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु में आपका जो वर्षा है, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जिस कारण से भूस्खलन होता है। जैसे कि जिन क्षेत्रों की जलवायु अधिक वर्षा वाली होती है, यानी जिन क्षेत्रों में
अत्यधिक वर्षा होती है, 6 महीना 7 महीना वर्षा ही हो रही है, तो उन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने से भूमिगत संतृप्त हो जाती है, जिससे भूमि में अतिरिक्त जल की मात्रा पाई जाने के कारण वह कमज़ोर पड़ जाती है। आप लोग देखे होंगे अगर 8 से 7 दिन कहीं भी वर्षा होती है तो वह क्या होता है, वहाँ पर जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं गीली हो जाती है, तो उस कारण से क्या होता है, आपका भूस्खलन की संभावना होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर 6 महीना वर्षा हो तो क्या होगा उस क्षेत्र में, बिल्कुल वहाँ पर भूस्खलन होगा। ठीक है, अतः अत्यधिक भारी वर्षा से भी भूस्खलन हो सकते हैं, इसका भी ये कारण है। आगे देखिए अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण भी भूस्खलन होते हैं, जैसे कि भूस्खलन के कारण मानव की क्रियाओं जैसे कि खनन, उत्खनन एवं तकनीकों का उपयोग आदि के द्वारा होता है। खनन जैसे कि कोयले की खनन या और अन्य चीज़ों की खनिजों की खनन, इसके अलावे तकनीकों का इस्तेमाल, कोई प्लांट्स हम बैठा रहे या फिर कोई फैक्ट्री को स्थापित कर रहे हैं जिस कारण से हम जंगल झाड़ को काट रहे हैं, तो इस कारण से भी आपका भूस्खलन होता है। मानवीय हस्तक्षेप में वनों की कटाई, सड़कों का निर्माण, भूमि परिवर्तन, जलाशयों या बांधों का निर्माण आदि भूस्खलन का भी कारण है। ठीक है, तो कारण मैंने बहुत सारे बता दिए हैं, इनमें से कम 4 आप याद रखिएगा। आगे देखिए भूस्खलन के प्रभाव क्या होते हैं, यानी भूस्खलन हो गया तो इससे क्या क्या नुकसान होता है या फिर प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर भूस्खलन से सामाजिक और आर्थिक माहौल खराब हो सकता है और साथ ही कई अन्य नुकसान भी हो सकते हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। भूस्खलन से क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंचाता है, यानी उसकी जो सुंदरता है, जैसे कि भूस्खलन से क्या होता है, पहाड़ नीचे गिर गया तो खराब लगेगा, उसकी प्राकृतिक का जो दृश्य है वो सुंदरता है वो खराब दिखने लगेगा। जान माल की हानि होती है, अचानक सड़क पर बहुत सारे लोग हैं अब उसी में गिर गया तो इससे नुकसान होगा जान माल की भी। रेलवे लाइनों का विनाश होगा। ठीक है, इसके अलावे नदी के पानी का रुख बदल जाता है, जैसे कि मान के चलिए ये आपका नदी है। ठीक है, ये आपका नदी है तो यहाँ पर पहाड़ है, अचानक भूस्खलन हो गया, यहाँ पर एक बड़ा सा मलबा गिर गया तो ये पानी अब इधर से इधर जाने लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं रास्ता बदल लेती है, रुख बदल लेती है, और इसके कारण अगर बगल में कोई गांव है तो उस गांव में बाढ़ भी आ सकती है, तो इससे भी जान माल का खतरा हो जाता है। इसके अलावा भूदृश्य परिवर्तन अस्थायी हो सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि ज़मीन का जो बनावट है वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। उपजाऊ भूमि या खेती योग्य भूमि का नष्ट होना, जी हाँ, भूस्खलन से क्या होता है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वह खत्म हो जाती है, खेती करने वाली जो भूमि होती है वो भी नष्ट हो जाती है। साथ ही साथ कटाव और मिट्टी के नुकसान से पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। साथ ही साथ कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर अस्थायी रूप से बंद भी हो सकती है, सड़क को भी नुकसान पहुंचता है। अब हम लोग देखेंगे कि भूस्खलन के रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे प्रमुख कारण था कि वृक्षा का कटाव करना, उससे भूस्खलन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वृक्षारोपण ही करेंगे, यानी वृक्षारोपण करना एवं वनों की अत्यधिक कटाई पर रोक लगाना। फिर देखिए भूमि के उपयोग के नियमों को मजबूत करके भूमि को कमज़ोर होने से रोकना, यानी भूमि का जो उपयोग है चाहे वो खनन के लिए करते हैं चाहे किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, उसके लिए एक अच्छा मजबूत वाला नियम कानून होना चाहिए ताकि हर कोई जहाँ मर्जी तहाँ खनन करके अपना मनमानी करके ज़मीनी बनावट को बिगाड़े ना और भूस्खलन जैसे बड़े बड़े घटना को प्रेरित ना करे। ठीक है, आगे देखिए जल निकासी नियंत्रण के उपायों को अपनाना, जल निकालने का जो उपाय है उसको अपनाना चाहिए। भूमि महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और लोगों को शिक्षा प्रदान करना, ज़मीन कितना इंपॉर्टेंट है, भूमि कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जो धरती है उससे हमें अनाज मिलती है और उस अनाज से ही हम जीवित रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस बताना, लोगों को जागरूक करना। तीव्र ढालों की अपेक्षा समतल भूमि में कृषि करना, जैसे कि तेज़ी से जो ढलान में रहती है ज़मीन उसमें खेती ना करके आप किस में खेती कर सकते हो, जो मैदानी इलाका है, समतल भूमि। अगर ये समतल भूमि नहीं है, ये तेज़ ढलान है, तो इसमें भी खेती कर सकते हो, लेकिन उसका तरीका अलग है कि उस जगह पर स्थानांतरित कृषि ना किया जाए, उसके जगह पर आपको सीढ़ीनुमा कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। सीढ़ीनुमा कृषि प्रणाली क्या होता है, तो जैसे कि मान के चलिए ये पहाड़ है, पहाड़ में क्या होता है, जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आपको हल चलाना होगा। ठीक है, इस तरीके से सीढ़ीनुमा होता है। तो अगर वर्षा यहाँ पर बहेगी, पानी अगर वर्षा का बहेगा तो यह धीरे धीरे नीचे आएगा, इससे मिट्टी नहीं बहेगी। लेकिन वही चीज़ जस्ट इसके अपोजिट अगर आप करोगे, ठीक है, जैसे कि आप इस जगह पर इस तरीके से हल चलाओगे तो सारी मिट्टी बह जाएगी, ठीक है, और वर्षा भी बह जाएगी और पानी भी नहीं रुकेगा, जिस कारण से खेती भी नहीं होगी। आगे देखिए नेक्स्ट आपका स्थानांतरित कृषि की अपेक्षा स्थायी और सीढ़ीनुमा कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए, ये तो मैंने बता दिया। इसके अलावा ज्वालामुखी व भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना चाहिए, जहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है, उसकी संभावना ज़्यादा होती है, या फिर ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है तो उस जगह पर आपको वृक्षारोपण करना चाहिए। खनन उत्खनन की क्रिया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज में आंसर बता दिया। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।